तो फाइनली इस वीडियो के अंदर हम दोबारा पॉइंटर्स को देख रहे होंगे। हम कंटिन्यूसली 2-3 वीडियोस से पॉइंटर्स को देख रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पॉइंटर्स का साइज़ देख रहे होंगे कि पॉइंटर्स का साइज़ क्या होता है और हम इसको किस तरह देख सकते हैं और उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और पॉइंटर्स के साइज़ को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और इससे हमें बेनिफिट क्या होगा। और उसके बाद हम पॉइंटर्स के टाइप्स को देख रहे होंगे। अब पॉइंटर का साइज़ का मतलब क्या हुआ, जिस तरह हम इंट लिखते हैं यानी कि हमारे पास जो डाटा टाइप्स होती हैं, इंट हो गया, करैक्टर हो गया और ये सभी चीज़ें होती हैं, इनका अपना एक साइज़ होता है। जिस तरह इंट का हमारे पास साइज़ होता है 4 बाइट का, वो 4 बाइट्स ले रहा होता है। इस तरह हमारे पास जो करैक्टर होता है वो 1 बाइट ले रहा होता है। अपने अंदर जो वैल्यू को अपनी स्टोर करने के लिए 1 बाइट ले रहा होता है। 1 बाइट इसलिए लेता है क्योंकि उसके अंदर सिंपल हम एक ही करैक्टर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो बूल होता है वो भी 1 ही बाइट ले रहा होता है क्योंकि उसके अंदर हम या तो ट्रू कर सकते हैं या फिर फ़ॉल्स कर सकते हैं। तो इसी तरह जो हमारे पास पॉइंटर्स होते हैं उनका भी अपना एक साइज़ होता है। अब जो पॉइंटर का साइज़ होता है ये डिपेंड करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, यानी कि हमारे पास जो विंडोज़ है उसकी जो आर्किटेक्चर होता है आर्किटेक्चर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो विंडोज़ है वो कौन सी बिट पे डिपेंड कर रही है। अगर तो हमारे पास जो विंडोज़ होगी, यानी कि जो विंडोज़ होगी हमारे पास, अगर तो वो 32 बिट की होगी तो उसका जो पॉइंटर का साइज़ होगा वो अलग होगा। और अगर हमारे पास जो विंडोज़ है वो 64 बिट की होगी तो उसका पॉइंटर का जो साइज़ होगा वो अलग होगा। अब जो 32 बिट का पॉइंटर का साइज़ होता है वो होता है 4 बाइट के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास 64 बिट की जो विंडो होती है उसके अंदर जो पॉइंटर का साइज़ होता है वो होता है 8 बाइट पे। अब हमें चेक करना है कि हमारे पास जो विंडोज़ है वो 32 बिट की है या फिर 64 बिट की है। और इसको चेक करने के बाद हमें ये भी चेक करना है कि जो हमारे पास पॉइंटर है वो एक्चुअली में 4 बाइट्स ले रहा है कि 8 बाइट्स ले रहा है हमारे विंडो के हिसाब से। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अब हम अपना विंडो का जो सिस्टम बिट है, यानी कि जो आर्किटेक्चर है वो हम कैसे चेक करें कि आइदर के वो 32 बिट का है या फिर 64 बिट का है। तो उसके लिए हम सिंपल विंडो प्लस आर का जो बटन होगा हमारे पास वो प्रेस करेंगे हमने हमारे अपने लैपटॉप के ऊपर या पीसी के ऊपर। प्रेस करने के बाद हमारे पास इस साइड के ऊपर एक पॉपअप शो होगा। उसके अंदर सिंपल हम मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अंदर हम सिंपल हम ये लिख देंगे MS Info 32, ठीक है, MS Info 32। आप ये भी लिख देंगे और प्रेस एंटर करेंगे, यानी कि एंटर का बटन दबाएंगे तो आपके पास एक न्यू स्क्रीन शो हो जाएगी, वहाँ पे लिखा होगा। नहीं तो आप सिंपल सिस्टम इंफॉर्मेशन लिखेंगे, यानी कि विंडोज़ का बटन दबाने के बाद यहाँ पे सिस्टम इंफॉर्मेशन लिख देंगे तब भी आपके पास वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं सिंपल ये लिखता हूँ और हमारे पास एक पॉपअप शो हो गया है जो कि सेम चीज़ करने पर आ रहा था सिस्टम इंफॉर्मेशन लिखने पर भी, ठीक है। यानी कि दोनों चीज़ें एक सेम ही दोनों काम करने से एक ही काम परफॉर्म हो रहा था। अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हैं डाउन की तरफ और यहाँ पर होता है सिस्टम टाइप। अब ये सिस्टम टाइप लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सिस्टम टाइप के अंदर 64 बिट आ रहा है, यानी कि X64 का मतलब है कि जो हमारे पास जो विंडो है वो 64 बिट की है। तो 64 बिट के हिसाब से हमारे पास जो हमारा जो पॉइंटर होगा वो 8 बाइट्स का साइज़ ले रहा होगा, ठीक है। जो हमारा पॉइंटर होगा वो 8 बाइट का साइज़ ले रहा होगा। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा जो पॉइंटर है वो एक्चुअल में 8 बाइट का साइज़ ले रहा है कि नहीं ले रहा, और हम ये कैसे चेक करेंगे। अब हम चलते हैं अपने कोड के अंदर और देखते हैं कि कोड के ज़रिए हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो पॉइंटर है वो 8 बाइट का साइज़ ले रहा है या फिर किसी और बाइट का साइज़ ले रहा है। तो उसके लिए हम सिंपल एक पॉइंटर बनाते हैं PTR के नाम से, ठीक है। और हम यहाँ पर सिंपल सी आउट कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा-सा और अच्छा बनाने के लिए साइज़ ऑफ द पॉइंटर स्टैटिक PTR इज़, और यहाँ पर हम लिख देंगे साइज़ ऑफ। अब जो ये साइज़ ऑफ है ये हमारे सी प्लस प्लस का प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि सी प्लस प्लस के अंदर पहले से ही मौजूद होता है। साइज़ ऑफ लिखेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे PTR सिंपल, ठीक है। यहाँ पे एंड लाइन लगा देते हैं और सिंपल हम अब हमारे पास ये PTR का साइज़ आ जाएगा कि वो कितना साइज़ ले रहा है हमारे सिस्टम के अंदर। तो हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास सिंपल 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास PTR है वो 8 बाइट का साइज़ ले रहा है, अभी जो हमने देखा था कि अगर हमारे पास 64 बिट की विंडो होगी तो 8 बाइट का साइज़ लेगा। इसी तरह आप जो बाकी डेटा टाइप्स होती हैं उसका भी साइज़ निकाल सकते हैं, जिस तरह के अगर हम इसे कमेंट कर दें और यहाँ पर नीचे आएँ और इंट A लें और करैक्टर B ले लेते हैं और बूल C ले लेते हैं।
और इस तरह स्ट्रिंग जो है वो डी ले लेंगे और लास्ट पर हम एक पॉइंटर बना लेते हैं, पीटीआर एक पॉइंटर बना लेते हैं और उसको हम ये दे देते हैं। ओके, अब हम सभी को ऊपर ले जाते हैं टॉप पे। ओके, और इस वाले को कर देते हैं कैंसिल। एक सेकंड, क्योंकि वो हमने नीचे लिख लिया हुआ है। हम इसको अनकॉमेंट करते हैं और इसको हम डुप्लीकेट करते हैं। साइज ऑफ बी, साइज ऑफ ए इज ये आ गया, साइज ऑफ बी का ये आ जाएगा, साइज ऑफ सी का यहाँ पर आ जाएगा और साइज ऑफ डी का यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और पॉइंटर का सबसे ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे ए और यहाँ पर हम लिख देते हैं बी और यहाँ पर हम लिख देंगे सी और यहाँ पर हम लिख देते हैं डी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सब के साइज आ जाएंगे, यानी कि इंट का साइज भी आ जाएगा, करैक्टर का साइज कितना होता है वो भी हम देख सकते हैं, बूल का साइज कितना होता है वो भी हम देख लेंगे, स्ट्रिंग कितना साइज ले रहा होता है वो भी देखते हैं, और जो पॉइंटर है वो कितना साइज ले होता है वो तो हमें पता चल चुका है। तो हम इसको सबसे आखिर पे ले जाते हैं। अब हम इसे रन करते हैं और देखते हैं कि कितना कितना साइज ले रहे होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर भी कि जो हमारे पास इंट होता है वो 4 बाइट ले रहा होता है, तो वो जो साइज ऑफ ए है वो 4 बाइट लेता है। ठीक है, और जो साइज ऑफ जो करैक्टर होता है वो हमारे पास 1 बाइट लेता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही करैक्टर स्टोर होता है, या फिर ए हो जाएगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ठीक है, उसके बाद जो बूल होता है वो हमारे पास जो साइज ले रहा होता है 1 बाइट का, और जो हमारे पास स्ट्रिंग होता है वो 32 बाइट का साइज ले रहा होता है, और जो हमारे पास पॉइंटर है वो हमारे पास 8 बाइट का, यानी कि हमारे सिस्टम के हिसाब से वो बाइट का साइज ले रहा होता है। बेसिकली ये वाली जो चीज़ें हैं ये तो मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, लेकिन हमारा जो मेन पर्पस था यहाँ पर वो हमारे पास पॉइंटर का साइज था। अब हम देख रहे होंगे टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स, क्योंकि हमारा जो सेकंड टॉपिक है इस वीडियो का वो है टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स। ओके, तो अभी तक हमने जो हमारे पास पॉइंटर साइज था उसको हमने कवर कर लिया है, और अब हम जाएंगे अपने पोर्शन के सेकंड टाइप के ऊपर, यानी कि सेकंड पोर्शन के ऊपर, वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉइंटर। सबसे पहले हम देखते हैं नल पॉइंटर को। तो यहाँ पर आते हैं नीचे और यहाँ पर लिखते हैं नल पॉइंटर। ओके, अब नल पॉइंटर क्या होता है? अब नल पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होता है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू नहीं दे सकते, यानी कि उसको हम खाली छोड़ देते हैं। तो खाली छोड़ने के लिए हम आप उसके आगे लिख देते हैं इंट स्टैटिक ptr इक्वल टू नल। ठीक है, आप इसको इस तरह नल भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह नल ptr भी लिख सकते हैं। जो न्यू वर्जन का सी प्लस प्लस है उसके अंदर हम ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है। और जो पुराना ओल्ड वर्जन था उसके अंदर हम नल ptr लिखते थे। इसको हम अब कॉमेंट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम मॉडर्न जो हमारे पास सी प्लस प्लस है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम नल ptr लिखने के बाद अगर हम इसकी वैल्यू चेक करें कि अब ptr के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, तो वहाँ पर नल होगी, यानी कि कुछ भी नहीं होगी, यानी कि ज़ीरो वैल्यू पुट होगी उसके अंदर। ज़ीरो मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, और अगर हम ये पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पर कि यहाँ पर कभी कभार जो होता है ज़ीरो रिटर्न कर देता है, यानी कि उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं पड़ी हुई, और कभी कभार हमारे पास जो है ये एरर शो कर देता है, हमारे पास हमारा जो प्रोग्राम होगा उसको करप्ट कर देगा और उसके अंदर एरर शो कर देगा। तो हम सिंपल अगर हम सी आउट और स्टार स्टैटिक ptr लिखें और एंड लाइन लगाकर चेक करते हैं कि अब ptr के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास उसने कुछ भी नहीं दिया। देखो, तो यानी कि ptr के अंदर इस टाइम कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी हुई। और अगर हम ptr का एड्रेस देखना चाहें कि ptr के अंदर अब एड्रेस क्या है, तो उसका अगर हम एड्रेस देखना चाहें तो हमारे पास तब भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल में ptr के अंदर अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। और अगर हम इसको दोबारा ptr का दूसरे तरीके से हम एड्रेस यानी कि डी रेफरेंस करना चाहें, तब क्या आता है? तो तब भी हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, यानी कि इस टाइम हमारे पास ptr के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, यानी कि वैल्यू जो है वो नल है। नल यानी कि एम्प्टी है, खाली है। ओके, तो हमारे पास जो नल पॉइंटर हो गया वो तो समझ आ चुकी है। अब नल पॉइंटर्स को हम मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमने कोई पॉइंटर बना लिया है और उसको हमने वैल्यू अभी नहीं देनी, हम उसको पॉइंटर को वैल्यू बाद में देना चाह रहे हैं, तो हम उसको पॉइंटर को वैल्यू बाद में भी दे सकते हैं। जिस तरह हमने ऊपर तो हमने इसको नल कर दिया था, और अगर हम इसको बाद में पॉइंटर को वैल्यू देना चाह रहे हैं तो हम नल ptr इक्वल टू 10 लिख देंगे। ठीक है, तो हम ऊपर तो नल है, लेकिन जैसे ही वो इस वाले पॉइंटर के पास आएगा तो वो उसको ओवरराइट कर देगा और उसके अंदर वैल्यू जो होगी वो 10 को पुट कर देगा। ओके,
तो इसका केस में हम इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड टाइप आती है, वो आती है हमारे पास वाइल्ड पॉइंटर्स की, ठीक है? वाइल्ड पॉइंटर्स की, ओके। अब वाइल्ड पॉइंटर्स क्या होते हैं? अब वाइल्ड पॉइंटर्स ऐसे पॉइंटर होते हैं जिसकी हम कोई वैल्यू देते ही नहीं है। यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू दी थी हमने नल दी थी, यानी कि अभी ये एम्प्टी है। पॉसिबिलिटी है कि हम बाद में इसके अंदर कोई वैल्यू पुट कर दें। अगर तो वैल्यू पुट कर दें तो वो वैल्यू हमें डिस्प्ले करवा दो, और अगर हम उसके अंदर वैल्यू पुट ना करें तो सिंपल वो नल है, यानी कि वो खाली है तो ज़ीरो ही रहेगा। लेकिन जो वाइल्ड पॉइंटर के अंदर होता है, वो ये होता है कि हम एक पॉइंटर बनाते हैं और उसको हम एम्प्टी छोड़ देते हैं, यानी कि उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं रखी। ना तो हमने इसको नल कहा, यानी कि एम्प्टी कहा, और ना ही कोई और चीज़ रखी। तो इसका नुकसान क्या होता है उसको हम देखते हैं, लेकिन पहले हम सी आउट करवा के देखते हैं कि अब इस टाइम पॉइंटर के अंदर क्या पड़ा हुआ है। क्योंकि पॉइंटर तो एक एड्रेस ले रहा होता है ना, तो वो पॉइंटर के अंदर किस चीज़ का एड्रेस पड़ा हुआ है। हम सी आउट करेंगे और पीटीआर करेंगे, और इसको हम सिंपल
ओके, तो इसके बाद हमारे पास आते हैं कांस्टेंट पॉइंटर टू कांस्टेंट। यानी कि ये भी अभी अभी हमने देखा है कि जो कांस्टेंट होगा उसका पॉइंटर होना भी ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पर हमने देखा था कॉन्स्ट का कि जो डाटा टाइप होगी उसका पॉइंटर होना कांस्टेंट होना भी ज़रूरी है। और जो हमारे पास फंक्शन है यानी कि जो पॉइंटर है उसका भी कांस्टेंट होना ज़रूरी है। इसको हम एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। उसको हम एक लाइन के अंदर इस तरह लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिखें, एक सेकेंड, कॉस्ट पॉइंटर कॉस्ट, हाँ जी यही कॉस्ट पॉइंटर टू कॉस्ट। ओके, अब इसको एक लाइन के अंदर किस तरह लिख सकते हैं? इसको एक लाइन के अंदर इस तरह लिख सकते हैं, कॉस्ट इंट स्टैटिक लगाएंगे ताकि एक तो जो इंट है हमारे पास डाटा टाइप बन चुकी है। अब उसके बाद हम कॉस्ट लगाएंगे और कॉस्ट के अंदर हम दे देंगे यहाँ पर पीटीआर, यानी कि कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। हम पीटीआर लिख के इसके अंदर जो एड्रेस है वो हम M% ए का दे देंगे। अब हम इसको ए को भी बना लेते हैं यहाँ पे पहले, इंट ए इक्वल टू 10। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारे पास कॉन्स्ट पॉइंटर कॉन्स्ट है इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास ए का जो एड्रेस होगा यानी कि जो हमारे पास इंट है यहाँ पर वो भी चेंज नहीं होगा और जो पॉइंटर है वो भी चेंज नहीं होगा। यानी कि इन दोनों के अंदर दोनों की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। इसको भी हम काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमें ऐसा लग रहा हो कि हम ऊपर पॉइंटर को बना रहे हैं और नीचे कोई वैल्यू चेंज ना कर दें इस पॉइंटर की। यानी कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई ऐसा पॉइंटर बना रहे हो तो ये हमारे जो सॉफ्टवेयर बन रहे होते हैं इसके अंदर काफ़ी जगहों पर हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे पास काफ़ी ऐसे टूल्स बनते हैं जिसके अंदर हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर हमें कॉन्स्टेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो हमारे पास कौन वैल्यूज़ है वो बाद में जाकर चेंज ना हो सके। उसके बाद आ जाता है फंक्शन पॉइंटर्स का। फंक्शन पॉइंटर मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ पहले वाली वीडियो के अंदर, जो कि इससे पहले वीडियो दी थी। और जो पॉइंटर टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट है इसका हम कवर करेंगे इसके बाद आने वाली वीडियो के अंदर, क्योंकि ये जो पॉइंटर टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी लॉन्ग और लेंथी हो सकता है। यानी कि हम इसके अंदर एक पॉइंटर बनाएंगे और उस पॉइंटर को भी एक पॉइंटर बना देंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जब हम ये वीडियो देखेंगे तो तब हम इसको कवर कर लेंगे। अब इसके बाद आ जाता है डैंगलिंग पॉइंटर का। अब डैंगलिंग पॉइंटर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पॉइंटर्स के अंदर। ये इंतहाई अहम टॉपिक है, यानी कि बेसिक्स कवर करने के बाद अगर आपको चीज़ कवर करनी होती है, डीपली जाना पड़ता है, तो वो हमें इस डैंगलिंग पॉइंटर्स के अंदर जाना पड़ता है। अब जो डैंगलिंग पॉइंटर्स होते हैं हम इसको बेसिकली ऐसे बिल्कुल समझ नहीं सकते, क्योंकि अभी तक जितना भी हमने काम किया है, अभी तक यहाँ तक हमने जितना भी काम किया है वो हमने एक स्टैक मेमोरी के अंदर काम किया है। ठीक है, अब जो स्टैक मेमोरी है, अब अगर आपको इस चीज़ का भी समझ नहीं आती कि स्टैक मेमोरी क्या है, तो मैंने फंक्शन वाली वीडियो के अंदर जिसमें मैंने फंक्शंस के बारे में बताया था कि फंक्शन मेमोरी के अंदर किस तरह काम करते हैं, तो मैंने वहाँ पर आपको स्टैक मेमोरी वगैरह के बारे में बताया था कि स्टैक मेमोरी क्या होती है, किस तरह काम कर रही होती है। तो अगर मैं अभी भी ओवरऑल आपको बताऊँ, अभी तक हमने जितना भी काम किया है वो हमने स्टैक मेमोरी के अंदर किया है। ठीक है, यानी कि अगर हम बेसिकली रैम को डिवाइड करें दो पोर्शन के अंदर, वैसे दो पोर्शन के अंदर डिवाइड नहीं होती, लेकिन अगर हम करना चाहें तो हमारे पास दो पोर्शन के अंदर एक स्टैक मेमोरी बन जाएगी। ठीक है, और एक हमारे पास हीप मेमोरी बनेगी। ठीक है, ये दो मेमोरीज होती हैं। तो अभी तक हमने जितना भी काम किया है वो इस स्टैक मेमोरी के अंदर काम किया है, और अब से हम हीप मेमोरी के अंदर भी काम करना स्टार्ट करेंगे। एक दो वीडियोस हम पॉइंटर्स की देख लेंगे और जिसके अंदर हम पॉइंटर टू पॉइंटर कवर करेंगे, यानी कि हम पॉइंटर टू पॉइंटर कवर कर रहे होंगे। उसके बाद हम मेमोरी मैनेजमेंट को देखेंगे ताकि हमें पहले पता चल सके कि स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी एक्चुअल में डीपली अंडरस्टैंड कर सकें कि ये होती क्या है और ये किस पर्पज़ के लिए काम आती है। तो उसके बाद हम फिर डैंगलिंग पॉइंटर्स की तरफ देखेंगे और इस तरह की जो हीप मेमोरी के अंदर काम क्या क्या हो रहा होता है, इन सभी चीज़ों को तब हम देख रहे होंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली कि आपको जो टॉपिक्स हैं वो समझ आए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ जो कि पॉइंटर टू पॉइंटर होने वाला है।